हम जिस समस्या से लड़ रहे हैं उस समस्या की रूट कहां से था यह हम कभी पता नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कल भी अपने संबोधन में कहा कि कुछ चीजों को आप पढ़ेंगे तो आपको कड़ी मिल जाएगी, 1 2 3 पॉइंट, तब आप आसानी से नतीजे पे पहुंच पाएंगे। लिहाजा समस्या को जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत उस पर लंबी चौड़ी बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता करने की जरूरत, आपको लगेगा ये था, अच्छा ये यहां तक पहुंचा। मौलाना आजाद के परिवार के लोग भारत उस दौर में आए थे जब बाबर की हुकूमत थी, हेरात से आए थे। खुद मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। जब वो पैदा हुए तो उनका नाम था फिरोज बख्त। यह बात पहली बारी मुझे इतिहास में पता चली। हुमायूं कबीर साहब का नाम आपने सुना होगा, जिनके बेटे इस देश में हिंदुस्तान के सबसे करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, उनकी डेथ हो गई। उनका नाम है अल्तमश कबीर। उन हुमायूं कबीर ने प्रीफेस लिखा है उस किताब का, और वो लिख रहे हैं कि पैदा होते वक्त उनका नाम था फिरोज बख्त, जब वो जवान हुए तो उनका नाम हो गया मुइनुद्दीन, जब आगे बढ़े और उन्होंने कई अखबार निकाले तो उनका नाम हो गया अबुल कलाम, और जब राजनीति में एक खास सोच की राजनीति उन्हें करनी थी कांग्रेस के अंदर, तो उनके नाम के आगे वैसे ही मौलाना लग गया जैसे जवाहरलाल नेहरू के आगे कब पंडित लगा किसी को पता ही नहीं चला। फिर उनका नाम हो गया मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन 30 पन्नों के अंदर कांग्रेस को एक्सपोज करके गए हैं और कहते हैं कि जिन्ना वॉज राइट एंड नेहरू वॉज रॉन्ग, एंड ही वॉज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। लेकिन आप ये देश देखिए कितना महान है। वो जो दूसरी किताब आई, कुछ समझदार लोगों ने उस किताब को मासिस तक जाने ही नहीं दिया। हम तो अवेयर भी नहीं, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं, और वो किताब गई नहीं। लेकिन जो शख्स 1958 में जिनकी डेथ हो गई थी, उसको 1992 में भारत रत्न दे दिया गया। अगर ये लोगों को पता होता, और खासतौर से उन्हें जिनको हर छोटी छोटी बात के ऊपर कोई राष्ट्रवादी एंगल से या उनके विरोधी विचारधारा का कोई बात कहता है तो लोटा पानी लेकर चढ़ जाते हैं सारे लोग। हमारे नेता के बारे में ऐसा कैसे कह दिया। उसी नेता के बारे में मौलाना आजाद ने क्या क्या कहा है, बर्दाश्त करना पड़ा क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इतने उन्हें आपने भारत रत्न भी दे दिया, वो भारत रत्न भी लेके चले गए। लेकिन हम रूट कॉज तक पहुंचना ही नहीं चाहते। इसलिए बहुत सारी प्रावधान और बहुत सारी चीजें हमारे देश के संविधान में ऐसी हुई हैं कि आप उनको सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने घर को मजबूत करना ही पड़ेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या न लगे। यह नहीं हो सकता हर आदमी को आप ठोड़ियों में हाथ डाले कि नहीं भाई हमारी बात मान जाओ, तो हजारों साल लग जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब आप करना शुरू करते हैं तो जिन्होंने डर के मारे 25 साल तक इजराइल से संबंधों का प्रदर्शन नहीं किया, सिर्फ कागजों में थे, तो बार बार यही से मांग उठती थी, हमारे देश से ही मांग उठती थी कि हमारे फलस्तीन से संबंध, उनके कॉज के लिए भारत को रहना चाहिए। ठीक है, वो भी कॉज है भाई, लेकिन भारत के लिए किस देश से संबंध रखना महत्वपूर्ण है, किससे नहीं है, यह भी हिंदुस्तान की वोट पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। इसलिए लोग सही बात नहीं बोले। अरे किसी देश के साथ भारत के संबंध इस बुनियाद पर तय होंगे कि यह भारत के लिए अच्छे हैं या नहीं है। अब कल जयललिता यह तय करना शुरू कर देती कि श्रीलंका के साथ संबंध ठीक रखो क्योंकि मेरा पड़ोसी है, तो कश्मीर वाले कहते हैं पाकिस्तानियों के साथ रखो, तो बंगाल वाले कहते हैं बांग्लादेश के साथ रखो, तो फिर भारत की फॉरेन पॉलिसी की जरूरत ही क्या है। भारत तय करेगा ना, कोई राज्य तो नहीं तय करेगा ना, कोई व्यक्ति विशेष, कोई धर्म विशेष तो नहीं तय करेगा ना। क्या भारत के कभी हिंदुओं ने कहा कि नेपाल के साथ संबंध अच्छे रखो? है हम ठीक है, नहीं है ठीक है, यह सरकार को तय करना है कि सरकार में लोग बैठे हैं, उनको पता है क्या हमारे हित में है क्या हमारे हित में नहीं। तो आपने 25 साल संबंध तो बना के रखे, लेकिन उसकी बातचीत कहने से आप डरते रहे। आपको डर लगता रहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक आदमी आया, वो चला गया, उसे किसी का डर नहीं लगा, उसने संबंध सार्वजनिक कर दिया।
उसके संबंध सार्वजनिक करने से ज्यादा मैं जो आपको बात कहना चाहता हूं वो यह है कि इजराइल से जब ओपन संबंध करे गए और उनका प्रदर्शन हुआ टेलीविजनों पे लाइव, इधर भी और उधर भी, तो पूरे गल्फ कंट्रीज ने, पूरे मिडिल ईस्ट ने, तमाम सारे अखबारों को आप पढ़ लें, उन अखबारों ने का जो जिस्ट है, जो एडिटोरियल थे उस यात्रा के बाद जब इजराइल से ये लौट के आए, ये कहा कि अरब इजराइल के बीच में पिछले 60 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को कोई मीडिएट कर सकता है तो भारत का प्रधानमंत्री कर सकता है। आप सोचिए जरा, कहां हम इस बात से डरे हुए थे कि ये संबंध उजागर हो जाएंगे तो क्या है, और जब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, जब उन्होंने वेलकम करना शुरू कर दिया, जब उन इस्लामिक देशों ने एक ऐसे शख्स को जिसके बारे में भारत में अलग अलग इमेज हो सकती है, इसने इसको मारा, ये ऐसा है वैसा, ये आपकी इमेज है, ये आपका राजनीतिक एजेंडा है, जो आपका लोकल है, जो आपके घर के अंदर का है, लेकिन दुनिया ने आपको इस अंदाज में नहीं देखा। उन्होंने इस अंदाज में देखा कि भारत में एक बदलाव हुआ है 70 साल के बाद, और जिन लोगों ने वोट दिया है, जिसको दिया है, वो अपनी आइडेंटिटी पे अपोलोजिस्टिक नहीं है, और वो राष्ट्र जिन्होंने इसे जिताया है वो अपोलोजिस्टिक नहीं है। और जब आप ये मैसेज देते हैं तो इस्लामिक देशों में जो बड़े 7 देश हैं, सबने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। जिस शख्स के बारे में पूरी दुनिया में यह प्रचार किया गया कि यह एक विशेष मजहब के लोगों के खिलाफ है, यह प्रचार किया गया, और एक बड़ी फौज यहां से जिसमें 70 लोग थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी लिस्ट भी आज भी मेरे पास है, वो गए थे अमेरिका, इसको वीजा मत दीजिएगा, ये ह्यूमन राइट का इसने सबसे बड़ा वायलेशन किया है। ये 70 लोग उस वक्त कहां चले गए थे जब जम्मू कश्मीर के अंदर 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनको अपनी धरी से बेघर कर दिया गया था। कोई नहीं गया था। एक प्रधानमंत्री भारत के नेशनल चैनल पर आकर के कहता है इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कि एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिल जाती है। वो जस्टिफाई कर रहा था दिल्ली के अंदर सिखों के एक तरफा कत्लेआम को। उसके खिलाफ लोग क्यों नहीं गए थे यूएन में? उसके खिलाफ भी लोगों को अमेरिका जाना चाहिए था कि इस आदमी ने तो बाकायदा कहा है, टेलीविजन पे कहा है, जस्टिफाई किया है, ऑर्गेनाइज तरीके से सिखों का मैसेकर किया गया, लेकिन क्योंकि वो सूट नहीं करता था कुछ लोगों को पॉलिटिकली, तो वो सवाल नहीं बना। लेकिन एक अजम्पशन पे चलता रहा यह खेल। लेकिन आज स्थिति क्या है? जो वीजा नहीं दे रहे थे वो पिज्जा भी दे रहे हैं, वीजा भी दे रहे हैं, और ये भी टहलने जाते हैं हर बार और घूम रहे हैं, और वो इनको बुला रहा है कि जीतने की जो कला है तुम्हारी, मुझे भी जिताओ। तो जिस जगह, जिस इलाके में उसे 2% वोट मिले थे ट्रंप को, वहीं बुलाया। जो 50,000 हमारे बेकार पड़े थे, उसने कहा ये काम के हैं, और वोट बेच दिया उसने। और उसकी मैं ये बात, जो टॉपिक है ये वही है, आपने घर में बदलाव किया ना। आप दलित थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, इन बुनियादों पे आपने 2019 में वोट नहीं दिया, 2014 में आपने इस बुनियादों पे वोट नहीं दिया। और जब आप उससे ऊपर उठे तो एक शख्स को आपने इतना मजबूत कर दिया कि जैसे यहां लोकल एमएलए खड़ा होता है ना मोदी के आने पे, वैसे ही खड़ा था ट्रंप बराबर में। और उस ताकत का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया कि भारत में 10-5 चाटुकारों को फोर्ड फाउंडेशन से कोई अवार्ड दिलवाना था। उस पूरे मूवमेंट को, गुजरात के लोग व्यापारी होते हैं, कहा जाता है कि वो जानते हैं किसकी चीज कितनी कीमत में आंकी जानी चाहिए, लेकिन समय की भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी वक्त भारत के अंदर सबसे ज्यादा और दुनिया में कम 370 और 35 के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। बड़ी ताकत लगा दी लोगों ने। घर में तो ठीक है, यहां तो लोग पहले से ऐसा लगता है कि अपॉइंट किए हुए एम्बेसडर हैं कुछ लोगों के। ये उसी ताकत से उसने कहलवा दिया उससे, इट इज ए इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। क्योंकि वो अगर कुछ भी बोलेगा, जो बोलते रहे थे लोग अब तक, तो उससे आपकी पोजीशन खराब होती है। आप अगर घर से मजबूत किसी को करेंगे
तो वो दुनिया में जहां जाएगा, वो जब ये बात कहता है तो उसमें लॉजिक मानता हूं मैं कि लोग मुझसे हाथ मिलाने के बाद मोदी से हाथ नहीं मिलाते, 130 करोड़ की ताकत से हाथ मिलाते हैं। वो